जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग वर्ग माध्य मूल मान यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अब एक चीज देखें, पिछले टर्म में हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमने बताया था और उसमें हमने बताया था कि एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है, जबकि ऊपर के आधे चक्कर के लिए धनात्मक होता है, नीचे के आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल को ही याद रख रहिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल को ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसको IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब होता है रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर और I का मतलब करंट। तो ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब अंडर रूट I स्क्वायर जो होता है ये वास्तव में औसत मान होता है। I स्क्वायर बार होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो अब अगर हम I स्क्वायर बार की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो यह एक पूरे चक्कर के लिए होता है और एक पूरे चक्कर के लिए अगर हम देखें तो पूरा आवर्त काल हो जाएगा, क्योंकि एक पूरे चक्कर में लगे हुए समय को आवर्त काल कहते हैं। और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ 0 से कैपिटल T यानी एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे आवर्त काल के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा I स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा dt। आप जैसा कि जानते हैं t की जो वैल्यू होती है ये 2 पाई बाई ओमेगा होती है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ रख दें और फिर रखने के बाद देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो ये I बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये t के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे, ओमेगा ऊपर चला जाएगा और नीचे हो गया 2 पाई और फिर यहाँ 0 2 और यहाँ पर भी कैपिटल T की वैल्यू हम रख दें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। और देखें I इक्वल टू, आपको मालूम है कि I0 साइन ओमेगा t होता है। हम रख देते हैं I की वैल्यू, तो अब I का स्क्वायर है। तो चलिए अगर हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t। फिर देखें साइन स्क्वायर ओमेगा t को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो फिर देखें I0 स्क्वायर को तो बाहर कर लेंगे, क्योंकि I0 जो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है और यह कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा। आपको मालूम है कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये रफ पर किया जा रहा है। थीटा के जगह पे ओमेगा टी कर देंगे
तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा कास 2 ओमेगा टी और बटा में हो जाएगा 2। तो अब हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे और रख करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ये है आई बार, या आई स्क्वायर बार भी कर सकते हैं या आई बार स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ओमेगा अपान 2 पाई और 0 टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। आई जीरो स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये आई जीरो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ये रखते हैं, लेकिन हम यहाँ से 2 को बाहर कर दें। तो अगर 2 को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई और फिर देखिए ये मिलेगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी। अब हम इसके दोनों पार्ट का अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो देखें अलग अलग समाकलन करेंगे फिर क्या मिलेगा। ये है आपका आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपान 4 पाई हो जाएगा। और चलिए हम अलग अलग समाकलन करते हैं। तो अगर हम 1 का समाकलन करेंगे तो ये dt है तो 1 का समाकलन t हो जाएगा। और फिर हम करके यहाँ सॉल्व करते हैं माइनस, देखें कास 2 ओमेगा टी का अगर हम समाकलन करें तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी। लेकिन देखें अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको ओमेगा टी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, 2 ओमेगा टी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा और फिर लिमिट जो होगी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट जो है ये 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और रख करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आई जीरो स्क्वायर जो है ये छुटा हुआ है तो ये ओमेगा और ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर हम बाहर रहने देते हैं। अब हम t के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और फिर इसके बाद जो है एक बार लोअर लिमिट रखेंगे और रख करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। देखें ये है आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई जीरो स्क्वायर, नीचे हो गया 4 पाई। तो देखें अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस यहीं पर लोअर लिमिट भी रख देते हैं तो ये हो जाएगा। और इसके बाद माइनस करके फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा और t के जगह पे हम रख देते हैं आपका 2 पाई बाई ओमेगा और नीचे तो ये आपका 2 ओमेगा रहेगा ही और फिर माइनस t के जगह पे अगर हम 0 कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ हम लिखते हैं इसको, तो देखिए ये मिलेगा आपको आई बार स्क्वायर की वैल्यू आई बार स्क्वायर। और देखिए ये ओमेगा जैसे है वैसे हम उतारते जाते हैं आई जीरो स्क्वायर और नीचे ये हो जाएगा आपका 4 पाई। और देखिए यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा ये जैसे है वैसे बचेगा 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस ज़रा यहाँ देखें ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, यानी साइन 4 पाई हो जाएगा और साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये टोटल वैल्यू इधर की 0 हो जाएगी। और चलें इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और फिर 2 से ये कैंसिल होगा 2, ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू। तो ये जो निकला है ये तो आई बार स्क्वायर की वैल्यू निकली है, लेकिन हमको आई आर एम एस निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो देखें आई आर एम एस इज इक्वल टू, हम रूट के अंदर इसको हम रख लेंगे, तो रूट ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपान हो जाएगा 2। तो अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, तो ये हो गया आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, आई जीरो हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र है। अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान मालूम है, यानी आई जीरो की वैल्यू मालूम है, तो इस फार्मूले में रख करके हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमको प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो के जगह पे वी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी जीरो अपान अंडर रूट 2। देखें ये फार्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहिएगा। एक बात अभी मैं बता दूं कि नॉर्मली परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है ना, इसको अभी से आप दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप कंफ्यूज होंगे। नॉर्मली परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है वह प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही होता है। जैसे आपसे कह देता है कि इस परिपथ में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया हुआ है, और फिर यानी आई आर एम एस की वैल्यू दी गई है, और रख करके हम यहाँ से आई जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी वर्ग माध्य मूल मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कौन कौन होते हैं, हम आपको अभी बता दें कि परिपथ में मुख्य रूप से 3 ही उपकरण जुड़ते हैं। एक उपकरण होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और एक दूसरा जो उपकरण होता है जिसको हम धारिता कहते हैं या संधारित्र कहते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस को दिखाना होगा तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं। रेजिस्टेंस दिखाना होगा तो ऐसे रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं, और अगर हमको परिपथ में धारिता या संधारित्र दिखानी है तो संधारित्र को हम ऐसे दिखाते हैं और सी से प्रदर्शित करते हैं। और फिर प्रेरकत्व होता है, तो प्रेरकत्व होता है तो परिपथ में प्रेरकत्व को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और फिर इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम उस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा। इसके बाद उस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें शुद्ध धारिता या शुद्ध संधारित्र होगा। फिर उस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें प्रेरकत्व होगा। और इसके बाद जानते हैं, अब इसके बाद हम लोग उस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2 उपकरण होंगे। ये शुरू के 2 उपकरण, फिर अंत के 2 उपकरण, फिर पहला और अंतिम उपकरण, और फिर लास्ट में चल करके हमको उस परिपथ के बारे में पढ़ना होगा जिसमें ये तीनों उपकरण जुड़े हों। तो जब इतना हम लोग पढ़ेंगे तब जा करके ये प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है ये समाप्त होगा। इसके बाद इसमें हम लोगों को अभी पढ़ना होगा
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति भी पढ़नी होगी, और फिर हम लोगों को वाटहीन धारा वाटलेस करंट के बारे में पढ़ना होगा, और फिर हम लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ना होगा, तब जाकर के ये चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण समाप्त होगा। फिलहाल अभी हम लोग विभिन्न प्रकार के परिपथों के बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के परिपथों में सबसे पहले हम लोग उस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा। तो देखिए, जब इस परिपथ के बारे में हमको देखना होता है तो सबसे पहले उस परिपथ को हम बना करके दिखाते हैं। परिपथ में यहाँ रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पर ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सिंबल है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में हमने आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए या प्रत्यावर्ती धारा के लिए जब हमने ग्राफ खींचा था एक पूरे चक्कर के लिए, तो वो ग्राफ इसी तरह का प्राप्त हो रहा था। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता V = V0, और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जैसा कि आप जानते हैं V होता है I/R। अब यहाँ पर V की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा टी, और = हो जाएगा I/R। अब यहाँ R को हम इधर ला दें तो V0/R, और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी = I। तो V0/R ओम के नियम से V0 में R से जब डिवाइड कर देंगे तो ये I0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी = I, यानी I हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी। अब जरा आप यहाँ देखें, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए जो समीकरण था V V0 sin ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो समीकरण मिला था। अब अगर इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो देखिए, यहाँ पर ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी। ओमेगा टी कोण होता है, थीटा के जगह पे ओमेगा टी रखते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कोण प्रत्यावर्ती धारा बना रही है वही कोण प्रत्यावर्ती वोल्टता बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं, यानी दोनों के द्वारा बनाया जाने वाला जो कोण होता है वो एक समान होता है। अब अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहें तो इधर की तरफ जो है हम टाइम को दिखाते हैं, समय को दिखाया जाता है। ऊपर के तरफ वोल्टेज का अधिकतम मान होता है +V0, और नीचे की तरफ वोल्टेज का न्यूनतम मान होता है -V0। और इसी तरह से ऊपर के तरफ जो है धारा का अधिकतम मान होता है +I0, और नीचे के तरफ धारा का न्यूनतम मान होता है -I0। और अगर यहाँ पर पहले वोल्टेज के लिए हम ग्राफ खींचें तो वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो इसी तरह का होता है। ये हमको बनाते समय ये केयर करना पड़ेगा कि इनका जो फ्लक्चुएशन है, इनका फ्लक्चुएशन बिल्कुल एक समान होना चाहिए। और यहाँ पर जो अंतर होता है, देखें यहाँ पर टाइम जो होता है वो 0 होता है, और इसके बाद अगर हम यहाँ आगे बढ़ें तो ये पाई यानी पाई के रूप में होता है। फिर यहाँ हम आए तो 2 पाई हो जाएगा। तो ये तो वोल्टेज के लिए है, क्योंकि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो धारा जो होती है, धारा को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो धारा को हम ऐसे दिखा दिया करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख देंगे V V0 sin ओमेगा टी, और ये हो जाएगा I/I0 sin ओमेगा टी। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अगर आपसे केवल शुद्ध प्रतिरोध के बारे में पूछेगा तो आपको केवल इतना ही दिखाना होगा।
अब अगर आपको वेक्टर की मदद से दिखाना होगा तो देखें, वेक्टर में जो दिशा वोल्टेज की है वही दिशा धारा की है, तो हम दिखा देंगे यहाँ भी और धारा भी दिखा देंगे उसी तरफ, दोनों की दिशा एक तरफ है अगर वेक्टर के रूप में हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार अगर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि उस परिपथ की व्याख्या कीजिए जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, तो बस इतना ही आपको बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। और एक बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना होगा कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो उस स्थिति में विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों टर्म आपको बताए गए हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का वर्ग माध्य मूलमान, और वह परिपथ, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, ये दोनों परिपथ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।